बिल्कुल रिजवान भाई, ये माइक मुझे दे दें, बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता देता हूँ, पहले लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत ने जो आज इकदाम अनाउंस किए हैं वो कौन कौन से किए हैं, कि क्या क्या जो है वो होने जा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बताना। अच्छा, उन्होंने जो बताया है वो एक तो ये है कि 60% सरकारी गाड़ियाँ जो हैं वो ग्राउंड कर दी जाएंगी। अच्छा। और वो नहीं चलाई जाएंगी। 50% जो है वो उनको जो ऑयल की जो सहूलत है उसमें कमी कर दी जाएगी। यानी अगर पहले एक महकमे को 10,000 लीटर अलाउ था तो वो 5,000 लीटर कर दिया जाएगा, ये इनके। अच्छा, फिर उसके बाद हफ्ते में मतलब 4 दिन जो है 4 रोज़ हफ्तावार तातील होगी। और इसी तरह से ये कहा गया कि ये इक़दाम तमाम वफाकी इदारों, वजारतों, कानून साज इदारों, दिफाई इदारों और अदलिया पर फ़ौरी नाफिजुल अमल होंगे। यानी इसका मतलब है कि अदालतों में भी अब छुट्टियाँ बढ़ा दी गई हैं। और अब जब अदालतों में छुट्टियाँ बढ़ा दी गई हैं, पहले ही माशाल्लाह अदालतें ना सिर्फ इंसाफ कर रही हैं बल्कि होता हुआ नज़र आ रहा है, तो अब और ज़्यादा जो है वो होंगी। शादी की तकरीबात में मेहमानों की तादाद 200 तक महदूद कर दी गई है। वैसे ही भाई जो हालात हैं ठीक है, नहीं वो क्या, जिन्होंने बुलाना है उनको इन नोटिफिकेशन से, इन कानून से फ़र्क नहीं पड़ता, और जिनको इन नोटिफिकेशन से फ़र्क पड़ता है उनकी कैपेसिटी नहीं रही 200 बुलाने की भी। अच्छा, फिर और आगे बताने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि असल में मसला ये है ना कि ये हुकूमत, ये निज़ाम सरापा झूठ है। ये इनकी शहबाज शरीफ वगैरह की पिछले 4 साल में हर बात झूठ साबित हुई है, हर बात गलत बयानी साबित हुई। आप देख लें कि जब इन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिरानी थी तो इन्होंने कहा कि 150 रुपये फी लीटर पेट्रोल महंगा है और 70 रुपये होना चाहिए, और आज ये उसको ले गए 321 रुपये के ऊपर। उसके ऊपर भी आते हैं कि उसमें से इन्होंने कितना माल बनाया है, और ये जो सारे कमाते हैं इनसे कितना फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद ही शादी की तकरीबात में सिर्फ 1 डिश की इजाज़त होगी। अभी ये जो मरीम नवाज साहिबा की बेटे की शादी जो हुई उसमें क्या 1 डिश थी। अच्छा, आगे बताया गया है कि जनाब इसी तरह से सड़कों पर जो गाड़ियों की रफ्तार है उसकी हद में कमी कर दी गई है। मोटरवे पर रफ्तार की हद 90 से 100 किलोमीटर फ़ी घंटा और हाईवेज़ पर 65 से 80 किलोमीटर फ़ी घंटा मुकर्रर कर दी गई है। तमाम स्कूल 16 मार्च से 31 मार्च 2026 तक मौसम बहार की छुट्टियों के लिए बंद रहेंगे। इम्तिहानात मामूल के मुताबिक जारी रहेंगे। तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी समेत आला तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद करेंगे। यहाँ पर रुक के ये बताना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने मरीम नवाज खान ने जो ट्वीट किया है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में तो आप बड़े शहरों के अंदर इंटरनेट का मसला है, तो छोटे शहरों में कहाँ इंटरनेट इतना चलता है। ऐसा फायरवॉल की वजह से आपने तबाही की, आपने झूठ बोला, गलत बयानी की कि फायरवॉल खत्म कर दी गई है। और वो मेरी इतला ये है कि फायरवॉल खत्म नहीं की गई बल्कि एक नया सिस्टम इंस्टॉल करना था, और उसके लिए एक ड्रामा क्रिएट किया गया कि मतलब उसमें अगर कोई मसला स्पेक्ट्रम की वजह से, ठीक, उसकी वजह से भी, और एक और नया सिस्टम उल्टा सख्त कर दिया। अच्छा, उसके बाद जी सरकारी इदारों में 4 रोज़ा वर्क वीक का नफाज किया जाएगा। बैंकिंग और ज़रूरी खदमात वर्क फ्राम होम के अहकामात से मुस्तस्ना होंगे। 50% अमला मुतबादिल दिनों पर वर्क फ्राम होम करेगा। ज़रूरी खदमात में शामिल अमला मुस्तस्ना होगा। निजी शोबे को भी 50% मुलाजमीन के लिए वर्क फ्राम होम और 4 रोज़ा वर्क वीक जैसे इक़दाम अपनाने की हिदायत की गई है। बैंकारी, सनतों, ज़राई शोबे जो हैं ये इन इक़दाम से मुस्तस्ना होंगे। पार्लियामेंटेरियंस और सरकारी अहदेदारों के तमाम गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये मरीम नवाज साहब अभी पाकिस्तान में वो इतलात आई है उम्रे पे, शायद वो जहाज लेके, उसी जहाज पे, पता नहीं इस बारे में कंफर्मेशन नहीं हुई है, कुछ चल रहा है सोशल मीडिया। ठीक है। ज़रूरी दौरों में भी तमाम वज़रा, मशीरान और सरकारी अहदेदारों का सफ़र सिर्फ इकोनॉमी क्लास में होगा। चौथी, अच्छा ये देखें ना, मतलब मरीम नवाज क्या जहाज खड़ा कर देंगी? ये जो 11-12 अरब वाला था, 13 अरब वाला सवाल, तो लोग यही कह रहे हैं ना कि आपने 11 अरब रुपए का जहाज खरीदा, उसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, उसकी जो फ्यूल कॉस्ट है, क्या वो जहाज के हवाले से अभी तक कोई फैसला सामने $70,000 हर माह तनख्वाहें हैं 2 पायलट्स की। जी हाँ, $35,000, ठीक है। एक की 38 है, एक 32 है, इस तरह टोटल $70,000 डॉलर्स में पे करने हैं। डॉलर बाहर जाएगा, वो डॉलर में लेंगे तनख्वाह। अच्छा, और फिर देखें ना, अवाम को मसला इसी से है। अब अवाम की तो आप जो है वो अवाम का तो आप खून चूस रहे हैं, और आप जो है वो आपकी अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं होती। अच्छा, फिर उसके बाद चौथी सहमाई के लिए तमाम वफाकी और सूबाई इदारों की गैर तनख्वाही जो बजट है, बजट के अलावा जो तनख्वाहों के अलावा जो बजट है उसमें 20% कमी का ऐलान। जून 2026 तक तमाम नई गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद, कोई इस्तिस्ना नहीं दिया जाएगा। जून 2026 तक तमाम नई पायदार अशिया की खरीदारी पर भी मुकम्मल पाबंदी। IT की खरीदारियाँ सिर्फ NITB की जाँच पड़ताल और जो उनकी कमेटी है उसकी मंजूरी के बाद ही किया जा सकेगा। काबीना अरकान समेत वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा और मुशीरान रज़ाकाराना तौर पर 2 माह की तनख्वाह और अलाउंसेस जो हैं वो नहीं लेंगे। वफाकी और सूबाई असम्बलियों के तमाम अरकान की तनख्वाहें और अलाउंसेस में 25% रज़ाकाराना कटौती 2 माह के लिए की जाएगी। 3 लाख से ज़ायद तनख्वाह वाले BS 20 और ऊपर के सरकारी अफसरान रज़ाकाराना तौर पर 2 दिन की तनख्वाह जो है वो नहीं लेंगे। 2 दिन की, हाँ।
तमाम सरकारी अहदेदारों के लिए सरकारी गाड़ियों के ईंधन में अगले 2 माह के लिए 50% कमी की जाएगी। तमाम वफाकी और सूबाई हुकूमतों में 60% सरकारी गाड़ियां 2 माह के लिए ग्राउंड कर दी जाएंगी। अच्छा, एक तो पहले एक चीज़ आपको बता दें कि डॉक्टर फारूक सलीम साहब ने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जारी किए हैं, पहली बात तो यह है कि वो जो पेट्रोल और डीजल जो हमने पहले मंगवा रखा था 28 दिनों का, वो जो इन्होंने 55 रुपये फी लीटर जो इजाफा किया है, तो उससे जो इन्होंने पैसा कमाया है वो 113 अरब है। 113 अरब रुपए इन्होंने कमाया है। और अब ये जो इकदाम सारे करने जा रहे हैं, इस पर डॉक्टर फारूक सलीम साहब ने फिगर्स दी हैं। उसके मुताबिक टोटल कुल मिला के जो है वो हुकूमत ये इन सारी चीज़ों से 1 साल के लिए, अगर सिर्फ जो 2 माह वाले हैं उनके 2 माह वाले, और अगर 1 साल आप कहेंगे 50% जो है वो फ्यूल सेव करेंगे, तो ये कुल मिला के 60 से 62 अरब रुपए मैक्सिमम बचत होगी। ये 1 साल का, 1 साल यानी 2 माह के लिए देखें ना, कैबिनेट की सैलरी में जो कमी है और 50 से पार्लियामेंटेरियंस वाली सेविंग जो है, और जो 20 ग्रेड वाले जो 2 दिन की सैलरी नहीं लेंगे, और ये सारी चीज़ें कुल मिला के, और टोटल जो है ये देखें ना, एनुअल गवर्नमेंट एक्सपेंसेस जो है वो 114 अरब है फ्यूल का सालाना। आप 1 साल बचत करेंगे तो तब आप 157 अरब रुपए बचाएंगे। उसका 2 महीने का निकाल लें तो वो तो कितना बनता है, वो 5-6 रुपए। ठीक है, अगर पूरे यानी चले फिर भी हम वो बाकी भी जो चीजें उन्होंने की कुल मिला के 60-65 अरब की ये बचत करेंगे। यानी इनमें से किसी एक भी इकदाम से इतना बड़ा पाकिस्तान को फायदा नहीं होने जा रहा। कितने के? 113 अरब रुपया, वो जो पेट्रोल इन्होंने डीजल पहले से खरीदा हुआ था ये। और फिर एक चीज और ध्यान में रखें, इमरान खान को जब इक्तदार से निकाला गया तो पेट्रोलियम लेवी थी 12 से 14 रुपए, और इस वक्त पेट्रोलियम लेवी 100 रुपए से ऊपर है। ठीक है, और पिछले 1 साल में 2025 में पाकिस्तान की तारीख में किसी 1 साल में पेट्रोलियम लेवी इतनी नहीं ली गई जितनी इन्होंने पिछले 1 साल में लिया है। अब मसला यह है, एक चीज और देखें कि इस वक्त जो 321 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है, इस पर डॉक्टर फारूक सलीम साहब ने बताया है कि जो फ्यूल डिलीवरी कॉस्ट है जो इनको मिला है वो 158 रुपए फी लीटर में मिला है, और इसके ऊपर 123 रुपए टैक्स है। बाकी चीजें मिला के 321 रुपए में बेच रहे हैं। यार अंदाजा लगाएं, आप अंदाजा लगाएं, जो 158 रुपए फी लीटर में इनको पेट्रोल पड़ा है, ठीक है, वो 321 रुपए में बेच रहे हैं। डबल प्राइस के ऊपर जो है वो बेच रहे हैं, डबल से भी ऊपर जो है ये बेच रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मामला ये है रिजवान साहब, इसी में आपने बात की इमरान खान के दौर की, तो कल मैं मुजम्मिल असलम साहब को सुन रहा था, उन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान ने कोविड के अंदर जब ये आपने कहा ना पेट्रोलियम लेवी भी कम कर दी थी, उस वक्त सेल्स टैक्स जो फ्यूल के ऊपर था वो खत्म कर दिया था, और वो आज तक खत्म है। हुकूमत उसका आज तक फायदा उठा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर सेल्स टैक्स अब नहीं है। यदि इमरान खान का वो भी अगर होता तो फिर तो पता नहीं ये 350-400 पे चला जाता। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें रिजवान साहब, इसमें मामला ये है कि ये इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो, और फिर वज़ीर आज़म ने यह भी बता दिया है कि ऑयल प्राइसेस तो और बढ़ेंगी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि क्योंकि G7 कंट्रीज़ ने कहा है कि उनके जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो उसको रिलीज़ करेंगे, तो उसमें 20 से 25 डॉलर फी बैरल की कमी आ गई है इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, जब से उन्होंने कहा है कि स्ट्रेटेजिक उनके रिजर्व्स हैं उसको रिलीज़ करेंगे, अब आ गए हैं ना नीचे, तो अब कम कर देना। ठीक है, देखें मसला ये है कि इनकी ना जितनी इन्होंने बातें की है ना, सिर्फ 2 बातों पे लोगों को है कि यार ये तो हो जाएगा, एक जुमे वाली छुट्टी, ठीक है, वो हो जाएगी, और एक जो है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी। बाकी जो चीजें जाहिर है उनसे ये तो हो जाएगा ना, ऑनलाइन क्लासेस फलां स्कूल बंद, लेकिन कोई एक चीज ऐसी नहीं है जिससे कोई बड़ा खातिर खा कोई आप बचत कर सकें या उसमें ऐड कर सकें या वो लोगों को रिलीफ में मुंतकिल कर सकें। मुझे बात याद आ गई, मैंने आपको लिंक भेजा था, शायद आप देख नहीं सकें। शहबाज राना साहब और कामरान यूसुफ साहब जो प्रोग्राम करते हैं उसके अंदर उन्होंने ये बात की है कि इस दफ़ा IMF ने 390 अरब रुपए जो है वो सिर्फ इसलिए रखे थे कि अगर खुदा न खासा ज़लज़ला आ जाता है, कुछ जंग शुरू हो जाती है, यानी कोई नागानी आफत आ जाती है, तो लोगों को उसमें से रिलीफ दे के आप सब्सिडाइज कर सकते हैं। 390 अरब रुपए वो पड़े हुए थे, अगर वो सब्सिडी देना चाहते हैं 113 अरब रुपए जो कमा लिए गए हैं उसमें से उन्होंने पैसे खर्च नहीं किए। अब भी चाहे अगर लोगों को सब्सिडी ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, 390 अरब रुपए हुकूमत के पास इसी नागानी आफत के लिए IMF की तरफ से मंजूर शुदा दिए हुए हैं, वो शहबाज राना साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने वो इस्तेमाल नहीं किए और लोगों के ऊपर सारा बोझ ट्रांसफर कर दिया। मुझे तो एक बात की समझ नहीं आती कि इन्होंने पिछले 4 साल में जब से इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला रिजीम चेंज के बाद से अब तक 35 से 40 हज़ार अरब रुपया जो है वो अंदरूनी और बैरूनी कर्जा दिया, वो कहाँ गया? 35 से 40 हज़ार अरब बैरूनी और अंदरूनी कर्जा कहाँ गया? एक तो जहाज आ गया, ठीक है, मतलब पता नहीं और कितनी बार। देखें इस वक्त मसला ये है रिजवान साहब, ये सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोगों को सिस्टम पे एतमाद नहीं है। जो इस वक्त पाकिस्तान में जिनको इक़्तिदार पे मुसल्लत किया गया है उनको पाकिस्तान पर एतमाद नहीं है। हर रोज़ ऐसे अब हमें लोग बताते हैं, ऐसे लगता है कि कई लोग तो ऐसे जैसे हर दिन आखिरी दिन हो पाकिस्तान का, खुदा न खास्ता, ऐसे लूट मार करके पैसा बाहर भिजवा रहे हैं। वो भी खैर जिस तरह से UAE में इन्होंने पैसा सारा मुंतकिल किया था, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं यूसुफ नज़र साहब का
देख रहा था, उन्होंने एक बताया है कि जो यूएई में जो प्रॉपर्टी की कीमतें हैं जी। वो कहते हैं कि दुबई प्रॉपर्टी इंडेक्स इज क्रैशिंग 16%, 5 दिन में 16% जो है ये गिर गया। तो पाकिस्तानियों ने तो ये सेफ इन्वेस्टमेंट समझ के वहाँ बड़ा पैसा मुंतकिल किया पिछले कुछ अरसे में, उनका क्या बनेगा? बस उनको अल्लाह ताला ने इनको दिखा दी है। हाँ। अच्छा, और भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा, इनके साथ जो होना है वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। अच्छा, लाज़िम है कि हाँ जी, इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यूसुफ नज़र साहब ने क्या बताया था 3-4 दिन पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने जो बताया था कि ऑयल प्राइसेस कहाँ जाने वाली हैं। ठीक है, ऑयल प्राइसेस कहाँ जाने वाली हैं और क्यों जाने वाली हैं। उन्होंने कहा कि अब नए हुर्मुज़ बददस्तूर बंद है। अच्छा, ये उन्होंने कब कहा था? ये सैटरडे को कहा था, आज ट्यूसडे का आगाज़ हो गया, मंगल का आगाज़ हो गया। उन्होंने कहा कि अब नए हुर्मुज़ बददस्तूर बंद है और ड्रोन हमलों के बाद कतर की LNG पैदावार भी रुक गई है, जिसके बायस पाकिस्तान के लिए सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गई है। पाकिस्तान अपनी LNG दरामदात का 99%, 99% जो है वो कतर से हासिल करता है। इसलिए गैस की फराहमी जो बिजली घरों, सनतों और घरेलू इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है, शदीद खतरे में पड़ गई है। पाकिस्तान की गैस की मजमूई खपत का तकरीबन 30% दरामदात पर मुनहसर है। इसलिए दरामदात में कमी भी रुकावट से कीमतें और सप्लाई दोनों मुतासर हो जाती हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतें जुमे के रोज़ तकरीबन 10% बढ़ गई। अच्छा, ये जुमे की बात हो रही है, अब तो हफ्ता इतवार सोमवार। अच्छा, वो कहते हैं कि जो जहाज़ों का की आमदोरफ्त है वो भी मुतासर हो गई है और इस वक्त पाकिस्तान के पास जो है वो 26 से 28 दिन का जो रिजर्व है वो मौजूद है। गैस का या ऑयल का? 26 से ऑयल का। अच्छा। ठीक है, पेट्रोल और डीजल 26 से 28 दिन का मौजूद है, खाम तेल 10 दिन के लिए और LPG 15 दिन के लिए। आगे वो कहते हैं कि ईरान से गैर रस्मी तौर पर आने वाला ईंधन भी गलबन बंद हो चुका है, ये जो स्मगल होकर आता था। इस दौरान पेट्रोल की कीमत में 55 इजाफे के बाद फी लीटर कीमत 321 रुपए तक पहुंच गई है। माहिरीन के मुताबिक कतर की तनसीबात को दोबारा फाल होने में कम अज कम 1 माह लग सकता है और अगर अबनाए हुर्मुज़ बंद रही तो बहरान मजीद तवील पकड़ सकता है। अब उन्होंने मुमकिन सूरत हाल क्या बताई है? वो कहते हैं अगर जुज़वी बेहतरी आ जाए, यानी 2 से 3 हफ्तों में अगर जहाज जो है वो हिफाजती इंतजाम के साथ चलना शुरू हो जाए तो बहरान किसी हद तक कम हो सकता है। महदूद LNG सप्लाई बिजली के बड़े ब्रेकडाउन को रोक सकती है, लेकिन सनतों को पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। इस सूरत हाल में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 20 से 30% तक बढ़कर तकरीबन 50 से 80 रुपये फी लीटर तक इजाफे का सबब बन सकती हैं और महंगाई 2 से 3% बढ़ सकती है। कब? अगर बहरान जो है वो 2 से 3 हफ्तों में मतलब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं उसी तरह से जो इस जंग से पहले थी, तब भी पेट्रोल और डीजल कितना बढ़ेगा? 50-80 रुपए, ये जो हुकूमत की मौजूदा चाल ढाल है और जो इनकी हरकतें हैं। अच्छा, अगर बहरान 4 से 6 हफ्ते तक जारी रहता है और वो कहते हैं ये ज्यादा हकीकत पसंदाना इम्कान है, क्योंकि वो नजर तो नहीं आ रहा। 4 से 6 हफ्ते जारी रहता है तो LNG की सप्लाई तकरीबन बंद हो जाएगी और ज़खायर तेजी से खत्म होने लगेंगे। बिजली के लिए महंगे मुतबादिल जैसे फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करना पड़ सकता है और जो दीगर रास्तों से तेल लाने की कोशिश होंगी उससे मजमूई दरामदात 30 से 40% कम हो सकती हैं। इस सूरत हाल में पेट्रोल की कीमत 100 से 150 रुपये फी लीटर बढ़ सकती है और कीमत 450 रुपये फी लीटर तक पहुंचने का खदशा है। महंगाई 4 से 7% बढ़ सकती है, 4 से 7% महंगाई बढ़ सकती है। ठीक है, और पेट्रोल और डीजल कितना बढ़ सकता है? 450 रुपये फी लीटर तक पहुंच सकता है अगर 4 से 6 हफ्ते ये क्राइसिस चलता है तो। और वो कहते हैं कि अगर बहरान 6 हफ्तों से ज्यादा जारी रहा ये इंतहाई संगीन सूरत हाल होगी। LNG की शदीद किल्लत से बिजली की पैदावार मुतासर होगी, घरों में गैस की कमी हो सकती है, मुल्क भर में राशनिंग शुरू हो सकती है, दरामदात 60% तक कम हो सकती हैं और सनती सरगर्मियाँ रुक सकती हैं। अगर आलमी तेल की कीमत $140 फी बैरल से तजावुज कर गई तो पेट्रोल की कीमत में 200 रुपये या इससे ज़्यादा इजाफा हो सकता है और महंगाई 7 से 12% तक माहाना बढ़ सकती है। नतीजा उन्होंने यह निकाला कि अगर बहरान जल्द खत्म ना हुआ तो पाकिस्तान को तवानाई की शदीद किल्लत, बढ़ती महंगाई और मुआशी दबाव का सामना करना पड़ सकता है, जिसका बराह रास्त असर जो है वो आवाम और पाकिस्तानी मीशत पर जो है वो पड़ेगा। तो अब आप देखेंगे इस वक्त जो इतलात आ रही हैं जो यानी 450 तक तो प्रेडिक्ट कर दिया गया है कि अगर 4 से 6 हफ्ते ये सूरत हाल रहती है तो। और इनका मसला ये है कि इन्होंने जितना टैक्स की शॉर्टेज है वो बजाय इससे कि उन लोगों से टैक्स लें जिनसे टैक्स लेना बनता है, ये कहते हैं अवाम से ही निचोड़ो, पेट्रोल पे बढ़ा दें, बिजली ठीक पे बढ़ा दें बस। है। यानी देखें ना, IMF ने इनको कभी नहीं कहा कि ये आईनी अदालत के जो जज हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि आईनी अदालत क्यों बनाई गई है, आईनी अदालत में जज कौन से लगाए गए और क्यों लगाए गए हैं। अभी इमरान खान के केसेस भी कहा गया कि सारी उनकी अपीलें वहां पे आईनी अदालत में जाएंगी। तो आईनी अदालत जो है उसके जजों को, जो हसनात मलिक साहब ने ट्वीट किया हुआ था या पता नहीं किसने किया हुआ था कि जो है वो एक जज हमें 45 लाख रुपए माहाना में पड़ रहा है, मरात और सारी चीजें मिला के, ठीक है।
और ये वो हैं जैसे हाजी अमीन है, वो रिटायर हो गया था 65 साल की उम्र पे। इस वक्त आप सिस्टम के अंदर देखें ना कि कितने लोग एक्सटेंशनों पे बैठे हैं, सिर्फ ये देख लें, ठीक है। यानी ऐसा लगता है कि जो हम ईंट निकालेंगे ना तो इमारत पूरी गिर जाएगी। हिलाना नहीं चाहते वहां से, उनको हिलाना नहीं चाहते। चेयरमैन नैब का देख लें, जिसने पाकिस्तान के सबसे बड़े चोरों, डाकुओं, लुटेरों को क्लीन चिटें देकर मुल्क में मुसल्लत होने का रास्ता बना के दिया, उसको फिर 3 साल के लिए एक्सटेंशन दे दी, ठीक है। अच्छा, 1100 अरब से मुझे याद है आपने कहा था कि जो पैसे नहीं लिए जाते, टैक्स नहीं लिया जाता, कायमा कमेटी के अंदर ये बात खुद वजीर ख़जाना ने एडमिट की। उन्होंने कहा कि 1350 अरब रुपए टैक्स जो बड़ी मगरमच्छ है ना, बड़ी मछलियाँ हैं, उनसे वो खा जाते हैं, और वो जो उसका बोझ है वो आम आदमी पर डाला जाता है। यानी अगर वो 1300 अरब रुपए वहां से ले लिया जाए तो ये पेट्रोलियम लेवी लेने की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल। लेकिन वो और उसके अलावा देखें ना, वो जो बार बार बात होती है, IMF ने कहा 5300 अरब की करप्शन, 1100 अरब वो जो नैब के केसेस हैं जो इन्होंने माफ किए हैं, तो यार वो 1100 अरब रुपया ही अगर आप रिकवर कर लें, ठीक है, तो आपको ये अवाम के ऊपर तो ये 113 अरब का बम गिराने की जरूरत नहीं थी ना। 55 रुपए बढ़ाने। देखिए हालात बहुत ही खतरनाक सूरत हाल की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत ने यह तय कर लिया है कि अवाम का इन्होंने नहीं सोचना, और ये नहीं सोच सकते अवाम का, वोटों से नहीं आए, अवाम के वोटों से नहीं आए, और ये तो गुस्सा निकालेंगे अवाम पे। नुसरत जावेद साहब कह रहे थे, नजम सेठी साहब, आपने कल ये क्लिप शेयर किया हुआ था कि फैसला ये हुआ था कि यार ये पैसे इतने कम करने, लेकिन फिर कहा गया कि यार ये मौका है और बढ़ा दो। हाँ, तो वो उन्होंने किया और हुकूमत ने मान ली बात, क्योंकि हुकूमत को टेंशन ही नहीं है अवाम की। लेकिन पेट्रोलियम लेवी जो है ना, वो बजाय इसके कि जितनी थी उसमें से ही शॉर्ट कर ले, कम कर लेते ना, और कम कर लेते तो उससे यह है कि मतलब अवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता। देखें एक ऐसे टाइम के ऊपर जब गुर्बत तारीखी बुलंदतरीन सतह पर है, बेरोजगारी तारीखी बुलंदतरीन सतह पर है, अनसर्टेनिटी तारीखी बुलंदतरीन सतह पर है, महंगाई प्रैक्टिकली तारीखी बुलंदतरीन सतह पर है, लोगों की बाइंग कैपेसिटी तारीख की कमतरीन सतह पर है, आपका रियल एस्टेट नहीं चल रहा, आपकी कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही, आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही, आपकी मिलें नहीं चल रही, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं चल रही, आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, आप किसी चीज़ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। देखें डॉलर कमाने के 3 तरीके होते हैं पूरी दुनिया में। पहला होता है कि आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं, दूसरा ये होता है कि आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, तीसरा होता है कि रेमिटेंसेस आती हैं, और चौथा है कि आप कर्जे लेते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, ये कर्जे भी ले रहे हैं। अच्छा, ये इसके अलावा क्या कर रहे हैं कि ये जो है एक्सपोर्ट्स इनकी नहीं बढ़ रही, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनकी नहीं आ रही। एक ही चीज के ऊपर ये चल रहे हैं, 2 चीजों पे, एक कर्जों पे चल रहे हैं जो आने वाली नस्लें उतारेंगी, दूसरा ये चल रहे हैं रेमिटेंसेस के ऊपर। उसमें भी आप खतरा, रेमिटेंसेस क्यों बढ़ी, क्योंकि 35-40 लाख लोग चले गए पिछले 4 साल में, 35-40 लाख लोग चले गए, ठीक है। अब आप देखें ना कि पाकिस्तान से जितने लोगों के जो हमारे अपने जानने वाले लोग गए हुए हैं, जो स्टूडेंट वीजे पे गए हुए हैं, वो अपनी 60 डिग्री के साथ वो काम कर रहे हैं, वो भी रेमिटेंसेस भेजते हैं, ठीक है, घर में। और वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो खासतौर पे जो लेबर हमारे उसमें हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी लोगों की मदद करने के लिए बहुत सारा पैसा भेजते हैं। देखें माह रमजान में ज़कात की माद में अरबों रुपए आता है, बकरा ईद पे अरबों रुपए आता है, ईद की माद में अरबों रुपए आता है, बहुत बड़ी तादाद, बहुत ज़्यादा पैसा आता है, सैकड़ों अरब आते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह से हर महीने जो अपने फैमिलीज को खर्चे भेजते हैं, सारे से 35-40 लाख जो पिछले 3-4 साल में गए, उनका $100 भी गए तो वो कहाँ जाता है, एवरेज वो भेजें तो, ठीक है। तो इस वक्त मसला ये है कि ये सिर्फ रेमिटेंसेस पे चल रही हैं, और उन्हीं ओवरसीज पाकिस्तानी जिनको ये गद्दार कहते हैं, जिनको ये मुल्क दुश्मन कहते हैं, जिनकी फैमिलीज को यहाँ पे उठाते हैं, उनके ऊपर टॉर्चर करते हैं, उनको थ्रेट करते हैं, उन्हीं ओवरसीज पाकिस्तानियों की ये रेमिटेंसेस पे चल रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। वो इन्होंने जितने दावे किए थे, कभी माइंडन मिनरल्स हम बेच रहे हैं, कभी $50 अरब सऊदी अरब वो कर रहा है, कभी UAE $25 अरब कर रहा है, कभी कतर $25 अरब कर रहा है। जेंट्री बीच, वो ट्रम्प का कजन जो है, करीबी रिश्तेदार, उसकी फुफी या पता नहीं मासी का पुत्र है, वो भी आया था, ठीक है। एक ट्रम्प टावर इधर बन रहा था मार्गला पे, ठीक है, वो आप भी गए हुए थे एक दिन जगह देखने के लिए, ठीक है। मैंने तो यही कहा था कि वो सोहेल अफरीदी ने कहा ना कि आपकी बार मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा, पाकिस्तानी इश्क ट्रम्प में मारे जाएंगे, और वो इश्क ट्रम्प से कौन करता है, शहबाज शरीफ करता है, ठीक है। शहबाज शरीफ की ट्रम्प से मोहब्बत की कीमत पूरी कौम अदा कर रही है, ठीक है ना। और आज भी देखें कि जो ट्रम्प ने वो किया है अपना, उसने शहबाज शरीफ ने तकरीर की है ट्रम्प के, वो जो है डॉट उन्होंने अमेरिका का नाम ही नहीं लिया, उन्होंने कहा ईरान पर इसराइली हमला। तो ये तो चले क्विकली जरा इस हफ्ते में, क्योंकि 10 अप्रैल को अब केस भी लगना है, और 10 अप्रैल हो चुकी है, और कोई उम्मीद है, आपको लगता है कुछ चीज़ें जो पस पर्दा भी कुछ चल रही हैं, मालूमात हैं, ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन जो आसार हैं वो ये नज़र आ रहे हैं कि वो अदालतें जैसे सरगर्म हुई हैं कि कोई चांस है कि इमरान खान ना हो तो बुशरा बीबी कि कोई ना कोई यानी पेशरफ्त हो सकती है। देखिए बातचीत तो बहुत ज़्यादा चल रही है कि 3 शराइत रखी गई थी बुशरा बीबी की रिहाई के लिए भी, वो तीनों उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, जिसमें एक ये था कि वो मीडिया से बात नहीं करेंगी, पार्टी को की मीटिंग्स चेयर नहीं करेंगी, एजुटेशन की कॉल नहीं देंगी, उन्होंने शराइत मानने से इनकार कर दिया। उसके बावजूद इनकी है
एक सोच ये पाई जा रही है। शायद बुशरा बीबी देखें, इमरान खान हो या बुशरा बीबी हो, उन्होंने जब इतनी अजियत और तकलीफ बर्दाश्त कर ली है जो पाकिस्तान की तारीख में किसी के साथ नहीं हुई, और बुशरा बीबी पाकिस्तान की तारीख की वो पहली बेगुनाह कैदी हैं जिन्होंने केस लड़के और घर से वापस जेल शिफ्ट हुई हैं। ठीक है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसी किसी खातून की मिसाल नहीं मिलती। तो बाकी जो इमरान खान साहब की रिहाई वाला है, जो हॉस्पिटल मुंतकली वाला, वो मुझे बिल्कुल नहीं लगता। उसकी रीज़न ये है, जब तक पीटीआई एजिटेशन नहीं करेगी, इतनी तो एजिटेशन करे ना कि इमरान खान हॉस्पिटल मुंतकिल हो जाए, और फिर ईद के बाद तैयारी करके इतनी तो एजिटेशन करें कि इमरान खान की रिहाई हो जाए। बगैर एजिटेशन के, बातचीत के जरिए ये निज़ाम नहीं मानेगा। और एक ऐसे वाक़ के ऊपर ये कैसे इमरान खान की रिहाई अफोर्ड कर सकते हैं जब इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की जितनी पॉलिसीज़ हैं, इमरान खान पिछले 30 साल से उनके खिलाफ है। चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयों का मामला हो, चाहे वो जो अमेरिका के आगे हम बिल्कुल लेट गए हैं, चाहे वो ईरान के हवाले से हमारी पॉलिसी हो, चाहे वो अंदर सिक्योरिटी के हवाले से हमारी पॉलिसी हो, इन तमाम चीज़ों पे, मुआशी हमारे जो फैसले हों, इन तमाम चीज़ों पे इमरान खान अगेंस्ट हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस मौके पे तो कभी भी नहीं चाहेगी, वो तो उनको बंद करके रखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, आपने बाहर, और फिर उनके लिए चैलेंज भी तो बाहर नहीं है ना। पीटीआई यार देखें, इमरान खान तब रहा होगा जब पीटीआई इतनी ज़मीन गर्म कर देगी कि इस निज़ाम के पाँव चलने लग जाएंगे। और इसीलिए जुनैद अकबर साहब ने लास्ट जो बताया जाता है कि पॉलिटिकल कमेटी की जो मीटिंग है, बल्कि मेरी कल एक अफ्तारी पर उनसे मुलाकात भी हुई। मैंने कहा जी आपसे हमने मुलाकात करनी है, ज़रा बताएं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारा आपसे रब्ता फ़हीम अख्तर मलिक साहब के ज़रिए है, और फ़हीम अख्तर मलिक साहब कभी नहीं चाहते कि हम डायरेक्ट हों आपके साथ, कि आप हमें खबर कोई ना दे दें और आप उनका सोर्स अकेला उनका सोर्स रहें। तो उन्होंने फिर मुझे फ़ौरन कहा कि आप मेरा नंबर ले लें, कॉल कर लें, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम एक और कोशिश कर लेते हैं। फ़हीम अख्तर मलिक साहब, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि फ़हीम अख्तर मलिक साहब से और मौलाना फजल रहमान से उम्मीदें लगाना जो है वैसे तो बड़ी एक कम अकली की बात है, चाहे कोई भी इन दोनों से उम्मीदें लगा ले, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलें वसीम मलिक नाराज़ ना हो जाए। तो जुनैद अकबर साहब ने ये कहा लास्ट पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में, उन्होंने कहा कि हमारा जो दुश्मन है वो बहुत कम ज़र्फ़ है। ये कमज़ोर होता है तो पाँव पड़ जाता है, ताकतवर होता है तो गिरबान पड़ता है। इस वक्त हमारे पाँव पड़े हुए हैं, इनको मत रियायत दो, ये थोड़े दिनों में दोबारा ताकतवर होकर आपका गिरबान पकड़ेगा। और आज उन्होंने मुझे कहा कि जो 9 मई के केस की सज़ाएँ हुई हैं, तो ये बताती हैं कि मेरी वो बात जो लास्ट पॉलिटिकल कमेटी में मैंने की थी वो दुरुस्त थी, कि ये निज़ाम जो है वो बातों से मानने वाला नहीं है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे और सदीक जान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।